खबरों में आगे बढ़ते दिखाते हैं आपको 1 मिनट में एक खबर। अमेरिकी मैगजीन ने सनसनीखेज दावे कर दिए कि अफगानिस्तान में मारे गए पत्रकार दानिश सिद्दीकी को तालिबान ने जिंदा पकड़ा था और उनसे उनकी पहचान पूछने के बाद उन्हें गोली मारी गई थी। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में हुई हत्या को लेकर एक अमेरिकी मैगजीन ने सनसनीखेज दावा किया है। मैगजीन ने दावा किया है कि दानिश सिद्दीकी न तो अफगानिस्तान में गोलीबारी में फंसे थे और न ही वो गोलीबारी में घायल हुए थे, बल्कि आतंकियों ने दानिश को एक मस्जिद से जिंदा पकड़ा था और उनसे उनकी पहचान पूछी। और आतंकियों को जब पता चला कि दानिश भारतीय हैं तो पहले दानिश के सिर पर हमला किया और फिर गोलियों से दानिश को भून दिया गया। दानिश सिद्दीकी की कंधार शहर के स्पिन बोल्डक जिले में अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच संघर्ष को कवर करते समय मौत हुई थी, जिसके बाद उनका शव 18 जुलाई को दिल्ली हवाई अड्डे पर लाया गया और जामिया मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। डॉक्टर बनने की सोच रहे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए तोहफा क्या है, ये पूरी खबर आप देखिए इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों को आरक्षण का लाभ देने का फैसला किया है। मेडिकल के छात्र इसका लगातार मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने आखिरकार मान लिया। यह आरक्षण ऑल इंडिया मेडिकल कोटा के तहत दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों के एडमिशन में ओबीसी छात्रों को 27% और ईडब्ल्यूएस छात्रों को 10% का आरक्षण मिलेगा। इसमें मेडिकल और डेंटल अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स यानी MBBS, MD, MS, BDS, MDS डिप्लोमा कोर्स के मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू किया जाएगा। इससे 5,550 छात्रों को फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, हमारी सरकार ने मौजूदा शैक्षणिक वर्ष से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही संसद में हंगामा बरकरार है। गुरुवार को लोकसभा में हंगामे के बाद स्पीकर ओम बिरला का गुस्सा फूटा और उन्होंने हंगामा करने वालों को क्या चेतावनी दे डाली, सुनिए जरा। लोकसभा में गुरुवार को भी विपक्षी दलों ने हंगामा किया तो स्पीकर ने दूसरी बार कड़ी चेतावनी दी। अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। स्पीकर की चेतावनी पर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने हंगामा होने और संसद नहीं चल पाने के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया कि सरकार खुद चर्चा से भाग रही है। कथित फोन टैपिंग पर राज्यसभा में भी विपक्ष ने हंगामा किया और सदन में काम नहीं हो पाया। सरकार ने कहा कि विपक्ष सिर्फ हंगामा चाहता है। What राहुल गांधी talks he doesn't understand, that is his basic problem. एंड ऊपर से कहना कि हम चलाना नहीं चाहते, बिल्कुल ठीक नहीं है। राज्यसभा में चर्चा भी हो गई, इधर चर्चा नहीं करते हैं और उधर भी इधर बंद कर रहे, तो इसीलिए उधर बंद करते हैं। ये क्या है तरीका है? हालांकि इसी हंगामे के बीच सरकार लोकसभा में 2 महत्वपूर्ण बिल पास कराने में कामयाब रही। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का दुष्प्रचार दुनिया जानती है और अभी हाल ही में पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर में भी चुनाव का दिखावा किया गया, जिस पर भारत ने अपना कड़ा एतराज जाहिर किया। भारत सरकार ने पाकिस्तान को साफ कहा है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को उस पर कब्जा खाली करना होगा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चुनाव कराए जाने पर भी कड़ा विरोध जताया और कहा कि इससे पाकिस्तान पीओके पर अवैध कब्जे को सही साबित नहीं कर सकता। Look, let me make very clear that the so-called elections in Indian territory under the illegal occupation of Pakistan are nothing but an attempt by Pakistan to camouflage its illegal occupation and the material changes undertaken by it in these territories. भारत के ऐतराज के बावजूद पाकिस्तान ने पीओके में असेंबली चुनाव करवाए हैं, जिसमें पीएम इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी जीती है, लेकिन धांधली के विरोध में पीओके में लगातार बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में कमेटी के गठन को असंवैधानिक बता दिया गया है। मुसलमानों के हालात के सर्वे के लिए बनी सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। 2005 में यूपीए सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था, जिसमें कमेटी को देश में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी और 2006 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि इस तरह के आयोगों का गठन करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति के पास है। ऐसे में सरकार ऐसी किसी भी कमेटी का गठन नहीं कर सकती है। साथ ही साथ याचिका में यह भी कहा गया है कि समिति का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 का उल्लंघन है, इसलिए इस कमेटी का गठन असंवैधानिक है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सरकार से कहे कि इस कमेटी की सिफारिशों का पालन न किया जाए। दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही लगातार बढ़ रही है। लोग बाजारों में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, न मास्क लगाने को राजी हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ सकता है, केसेस फिर से बढ़ सकते हैं। एक और रिपोर्ट पर नजर। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं, जो दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है। लेकिन कोरोना के कम होते केस के साथ साथ लोगों की लापरवाही भी लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीरें हैं दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की, जहां पर लोगों की भारी भीड़ है। इस भीड़ में न तो सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है और न ही ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क है। इस भीड़ में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका मास्क लगाना न लगाना एक जैसा है। सरकार लगातार लोगों को सलाह दे रही है कि कोरोना से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। कोरोना से बचने के लिए जितनी कारगर वैक्सीन है, उतना ही कारगर है कोरोना नियमों का पालन करना। लेकिन इस मार्केट में कोरोना गाइडलाइन के पालन की जगह लोगों की लापरवाही दिख रही है। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से दिल्ली का क्या हाल था, ये हर किसी ने देखा था। केंद्र सरकार कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका जता रही है और लोगों को सावधान रहने की सलाह भी दे रही है। ऐसे में लोगों की ये लापरवाही फिर से कोरोना संक्रमण को दावत दे सकती है। तो वहीं कटिहार में अज्ञात बदमाशों ने मेयर की गोली मारकर हत्या की। मेयर की हत्या के बाद परिजन ने अस्पताल में हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर जमकर हंगामा किया। कटिहार में नगर निगम के मेयर शिवराज पासवान की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना उस वक्त हुई जब वो पंचायती बैठक के बाद अपनी बाइक से घर जा रहे थे और रास्ते में घात लगाए बैठे कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। गोली लगने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, पर अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मेयर की हत्या की सूचना के बाद समर्थकों और परिजन अस्पताल में जमा हो गए और हत्या के विरोध में हंगामा करने लगे। परिजनों का कहना है कि हत्यारों की गिरफ्तारी के बाद ही शव का पोस्टमार्टम होगा। मेयर जो थे, कटिहार के जो मेयर थे, उनको गोली लगी, 3 गोली लगी है। दिन की तरह संतोषी मंदिर जा रहे थे, उसी क्रम में अपराध कर्मियों द्वारा गोली चला दिया गया और जैसे KMCH लाए इलाज के लिए और उनकी मृत्यु हो चुकी है। मेयर शिवराज पासवान की पत्नी कटिहार के वार्ड नंबर 17 से पार्षद हैं और मेयर शिवराज पासवान जमीन खरीदने बेचने का भी काम करते थे। पंजाब की बात करें, पंजाब के लुधियाना में कांग्रेस कार्यकर्ता की खुदकुशी का मामला सामने आया। युवक ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के नाम भी एक नोटिस जारी किया। पंजाब के लुधियाना में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की खुदकुशी का मामला सामने आया है। युवक का नाम हैप्पी बाजवा है, जो कांग्रेस में स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सेल देहाती का जिला चेयरमैन था। खुदकुशी करने वाले युवक ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के नाम एक ऑडियो जारी किया, जिसमें वो कह रहा है कि मैं पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ, 30 साल से पार्टी के लिए लगातार काम कर रहा हूँ, लेकिन परिवार को दाल रोटी भी नहीं दे पा रहा। साथ ही साथ युवक ने ऑडियो में अपनी आत्महत्या के लिए अपने ही गांव के 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। युवक की आत्महत्या की खबर मिलते ही देर रात नवजोत सिंह सिद्धू युवक के घर गए और परिजनों को सांत्वना दी। साथ ही साथ युवक के परिवार को 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर हैप्पी बाजवा की मौत पर दुख जताया और DGP को आदेश देते हुए कहा कि मामले की जांच कर तत्काल आरोपियों पर केस दर्ज किया जाए।
पंजाब के लुधियाना में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की खुदकुशी के मामले जो सामने आया, उसमें जिस तरीके से पूरी कार्रवाई अब तक हुई है वो आपने देखी इस रिपोर्ट में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही का मंजर बरकरार है। 7 की मौत हो चुकी है, हादसे में 17 घायल हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कल बादल फटने से जो तबाही हुई वो आप नहीं भूले होंगे। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, 17 घायलों को रेस्क्यू किया गया, जबकि 20 लोग अब भी लापता हैं। चिनाब नदी समेत कई नदी नाले उफान पर हैं। हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई। उधमपुर में बारिश का कहर जारी है, जिसकी वजह से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भी बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बन गई। नदियों में अचानक बाढ़ आने की वजह से कई घरों को नुकसान हुआ। राजौरी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 2 लोग बाढ़ की चपेट में आ गए, जिनमें से एक तो बचा लिया गया, लेकिन दूसरा अब भी लापता है, जिसकी तलाश एसडीआरएफ की टीम कर रही है। और इन दिनों आसमान के साथ साथ पहाड़ों से भी आफत जो है वो लगातार बरस रही है। आपातकाल के हालात हैं। हिमाचल की बात करें, आखिर सोलन में लैंडस्लाइड हुआ, उसकी वजह से जो नेशनल हाईवे है वो बंद हो गया, रास्ता पूरी तरह से बाधित रहा। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का सिलसिला लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के सोलन की ये तस्वीर देखिए। देखते ही देखते पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर आ गिरा। लैंडस्लाइड की वजह से पूरा नेशनल हाईवे 5 जाम हो गया। रास्ते से मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीन बुलाई गई कि एक बार फिर पहाड़ दरकने लगा। गनीमत ये रही कि लैंडस्लाइड के दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी एहतियातन नेशनल हाईवे 5 को बंद कर दिया गया। अब जरा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की ये तस्वीरें देखिए, जहां एक पुश्ता भरभरा कर गिर पड़ा है। पहले 2-4 ईंटें गिरी, फिर पुश्ते का एक बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। नेशनल हाईवे पर मलबे की वजह से यातायात ठप हो गया। बताया जा रहा है कि इस पुश्ते को बने हुए अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन शायद बारिश ने इसकी नींव को कमजोर कर दिया और ये ढह गया। लाहौल स्पीति की बात करें, यहाँ पर नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ, जो लोगों के लिए जानलेवा लगातार साबित हो रहा है। वहां के हालात कैसे, इस रिपोर्ट पे एक नजर। पहाड़ों पर लगातार भारी बारिश हो रही है। नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और ये लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। तस्वीरें लाहौल स्पीति की हैं, जहां शांशा में एक शहर में भयंकर उफान है और पहाड़ पर लोग फंसे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बहाव इतना तेज है कि जरा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। नहर के ऊपर एक सीढ़ी लगाई गई है, जिसकी मदद से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लाहौल स्पीति में बारिश की वजह से कल तोजिंग नाले में अचानक बाढ़ आ गई थी और तेज बहाव में 10 लोग बह गए थे, जिनमें से 7 लोगों के शव बरामद हो गए, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम बाकी 3 लोगों की तलाश कर रही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा की बात करें, यहाँ पर बादल फटने से सैलाब उमड़ पड़ा। इसकी वजह से जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं लैंडस्लाइड्स ने तबाही मचाई है। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के चंबा की है, जहां बादल फटने से सैलाब उमड़ रहा है। इस सैलाब के साथ मलबा भी बह कर आ गया, जिसकी रफ्तार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश ने यहां कैसा कहर बरसाया है। गांव की ओर जाने के लिए बनाया गया अस्थायी पुल बाढ़ के पानी में बह गया। हिमाचल के कुल्लू में कल ब्रह्मगंगा नदी में आई बाढ़ ने काफी तबाही मचाई थी। पानी के तेज बहाव में 4 लोग बह गए। जिला आपदा प्रबंधन की टीम और स्थानीय पुलिस अभी भी लापता लोगों की तलाश में जुटी है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों में हुई बारिश में 14 लोगों की मौत हो गई है
और करीब 500 करोड़ का नुकसान हो गया है। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की है, जहां एक तेज रफ्तार बेकाबू कार हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा ग्रेटर नोएडा के दादरी लुहारली टोल प्लाजा पर हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टोल प्लाजा पर अलग अलग लाइन में कई गाड़ियां खड़ी हैं और तभी एक तेज रफ्तार बेकाबू कार आती है और डिवाइडर से टकराते हुए टोल की गाड़ियों से भिड़ जाती है। हादसे की ये लाइव तस्वीरें टोल पर लगे कैमरे में कैद हो गई। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना खतरनाक था। इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हादसे के पहले ये महिला कार सवार से कुछ लेती है और लौटकर वापस जाती है। तभी पीछे से बेकाबू कार आती है और महिला को जोरदार टक्कर मारती हुई आगे बढ़ जाती है और टक्कर के बाद कार टोल बूथ के पास जाकर रुक जाती है। टक्कर के बाद महिला को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल नाजुक है। और आगे बात करते हैं किसान आंदोलन में बक्कल उतार देने की धमकी देने वाले राकेश टिकैत की। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली के बाद लखनऊ का बॉर्डर सील करने के लिए धमकी दे दी है। आज बीजेपी ने पलटवार किया, कल बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। एक कार्टून के जरिए बीजेपी ने कह दिया कि ये दिल्ली नहीं है, यहाँ योगी को लेकर भी कहा गया। इस बीच आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं किस तरीके से इस बात का जिक्र कर एक बार फिर से चेतावनी भी दी गई है टिकैत द्वारा। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। सुना आपने, पहले खुद को किसानों के नेता कहने वाले राकेश टिकैत ने क्या धमकी दी थी। टिकैत ने ऐलान किया था कि लखनऊ को दिल्ली बनाया जाएगा। प्रतिबंधित शब्द होते हैं। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। राकेश टिकैत के इसी बयान पर बीजेपी ने उन्हें एक संदेश भेजा है और ये संदेश एक कार्टून के जरिए भेजा गया है। इस पूरे कार्टून को जरा गौर से देखिए। इसमें राकेश टिकैत किसान आंदोलन का गदा लेकर लखनऊ की ओर जा रहे हैं, दूसरे हाथ से वो दिल्ली को घसीट रहे हैं। उनके सामने यूपी से भागता हुआ एक बाहुबली है जो कह रहा है, सुनो लखनऊ जा रहे हो, वहां योगी बैठा है। वो बक्कल तार देता है और पोस्टर भी लगवा देता है। इस कार्टून में सबसे ऊपर लिखा है, ओ भाई जरा संभल कर जाइए लखनऊ में। दरअसल बीजेपी इस कार्टून के जरिए राकेश टिकैत को यह संदेश देना चाहती है कि योगी हंगामा करने वालों को छोड़ते नहीं हैं और अगर हंगामा करने के मकसद से राकेश टिकैत लखनऊ आना चाह रहे हैं तो अपना इरादा बदल दें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.